नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। ये हमारा तीसरा भाग है म्यूचुअल फंड्स के विषय में। और पहले में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड्स चलते कैसे हैं, ये क्या चीज़ क्या है। दूसरे में म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कैसे कर सकते हैं, टेक्निकली क्या क्या कर सकते हैं। आज जो है दो तीन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, दूसरी रेगुलेशन क्या है म्यूचुअल फंड की, मतलब उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन देख रहा है, क्या चल रहा है, और म्यूचुअल फंड्स में मेन बेनिफिट क्या मिलता है, आप क्यों म्यूचुअल फंड में हैं और क्या सोच के हैं। इसके बारे में हम आज जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल अग्रवाल जी मेरे एसेट मैनेजमेंट से, विठल मौर्य जी से आप वाकिफ़ हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, नैनेश मेहता जी पिनिकल से, और जोसेफ थॉमस जी आदित्य बिरला मानी से ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देखते हैं वहाँ पर। जोसेफ जी अगर ये बता दें रेगुलेशन क्या है इशू करने के टाइम में, और किस किस्म की रेगुलेशन होती है, और जब उसके बाद जब एक म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहा होता है उसमें क्या रेगुलेशन होती है। रेगुलेशंस मेन रेगुलेटर तो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सेबी रूल्स है म्यूचुअल फंड्स के लिए, वही हिसाब से म्यूचुअल फंड्स उनका व्यवहार चलाना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड सेटअप कर रहा है उसके लिए एक रूल कई रूल्स है, वही हिसाब से म्यूचुअल फंड सेटअप करता है। और चलाने के टाइम में भी स्पेशली वैल्यूएशन में उनका रूल्स अलग रहता है, वो फॉलो करना पड़ता है, और सेबी का इंस्पेक्शन भी रहता है उसमें। इसके सब अलावा दूसरा एक चीज़ है कि देयर इज़ एन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एम्फी। एम्फी इज़ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सब एक साथ आके बैठ के वही डिस्कस करता है क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सुविधा है, क्या चेंजेस होना चाहिए। वो डिस्कस करके वही सेबी के पास लेके जाता है, सेबी से फिर डिस्कस करके फिर एडवाइजर्स के सब के साथ डिस्कस करके ही जो भी चेंजेस आगे बनाने का है रूल्स में, रेगुलेशंस में, इन्वेस्टर्स के सुविधा के लिए और उनका फंड्स का प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी है, एम्फी के थ्रू ही सेबी में रिकमेंडेशन जाता है और वो तो इम्प्लीमेंट करता है। किस किस्म की कंप्लेंट नैनेश जी कभी आ सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या क्या हो गया है, मतलब अगर किसी को कंप्लेंट है, आपने तो कभी देखा होगा किस चीज़ की कंप्लेंट, मेरा लॉस हो गया है कि कोई और किसी की कंप्लेंट आ सकती है कि मैनिपुलेशन हो गई है, क्या किस किस्म का कंप्लेंट होता है। नहीं, निवेशकों को कोई भी निवेश म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने समय के लिए वो चाहिए। कंप्लेंट बहुत से कम कभी आती है सर्विसेज के लिए आती है कि सर्विस ठीक नहीं हुई, सर्विस कभी ठीक नहीं हुआ, कि कुछ भी समझो चेंज ऑफ, कभी फर्स्ट यूनिट होल्डर का एक्सपायर होगी तो वो चेंजेस ऑफ सर्विसेज में उसमें कोई आता है। पर दिन प्रतिदिन अभी जो सर्विसेज काफ़ी बहुत अच्छी हो गई है। कोई भी आज निवेशक को अपने पैसे के जो लक्ष्य समझ के जो पर्पस के लिए पैसा डाला होता है तो उस हिसाब से अगर रहता है तो उसको कोई घाटा होने का चांसेस बहुत कम होता है। जी, तो नैनेश जी ने बहुत सही बात कही है, क्योंकि क्या होता है देखिए, कोई प्रमोटर के पैसे थोड़ी होते हैं, पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आपने रिडेम्पशन भेजी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेना देना नहीं है, आपको पैसे वापस चाहिए, उनका काम है लिख के देना, वो लिख के देने। कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोटर है जी मैं पैसे नहीं देता, 10 दिन के बाद दूंगा, 15, वो भी प्रमोटर नहीं है, वो भी प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, उनको फी मिल रही है मैनेज करने के लिए, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर से आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है। ये नहीं जी मैं 15 दिन के बाद दूंगा, 16 दिन के, आप जब बोलेंगे T+3 गोपाल जी बता रहे थे। तो गोपाल जी अगर बताएं, डेट में और इक्विटी में दोनों में T+3, मतलब आज मैंने पैसे वापस माने 3 दिन में मिल रहे हैं, मगर एक छोटा सा रूल डिफरेंस मनी मार्केट फंड जिसमें कहते हैं उसमें होता है मेरे ख्याल से, उसमें आज मांगे तो शायद कल मिल जाता है, अगर ये बता सकें। राइट, देखिए ये जो होता है कि जो रिडेम्पशन के जो पे आउट होता है वो डिपेंड करता है कि जो हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आज के समय में थोड़े इंटरनेशनल फंड भी मार्केट में काफ़ी फ्लेवर में है, जिसमें कि कभी यूएस और चाइना और अदर इमर्जिंग मार्केट वगैरह में या यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन फंड में जैसे कि आपने आज रिडेम्पशन डाला तो वहाँ रिक्वेस्ट दे के, तो कई बार टाइमिंग डिफरेंस भी रहता है, हमारे यहाँ दिन है तो उनके यहाँ रात है, तो उस तरीके का डिफरेंस होता है। तो उन फंडों में सेबी ने पर अभी ये फिक्स हो गया है कि 10 डेज़ के अंदर में आपको पैसा देना ही देना है। अगर इंटरनेशनल फंड भी है तो 10 डेज़ के अंदर में आपको मैक्सिमम जो है आपको पैसा आपका मिल जाएगा। जी, तो एक अब बात करते हैं जो हम बहुत ज़्यादा इसकी सुनवाई देखते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
और बीच में सोने के भाव जो हैं बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे थे, तो बहुत ही फैशनेबल हो गया था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मगर एक कन्फ्यूजन जो सबके माइंड में रहती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो जैसे सोने में है या गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या गोल्ड रखते हैं अपने पास? मतलब जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए इनको दे दिए तो 10 लाख का जाके गोल्ड खरीदते हैं? देखिए, ऐसे फंड हैं दुनिया में जिनका काम है कि अगर आप जब पैसे देंगे, ये उतना ही गोल्ड खरीद के अपने वॉल्ट में रख लेंगे। आप पैसे वापस मांगेंगे, उतना गोल्ड उठा के अपने वॉल्ट से बेच देंगे। फिजिकल, जिसको हम कहते हैं फिजिकल गोल्ड रखने वाले फंड। मगर जो फंड आपको हमारे मार्केट में मिलेंगे वो कोई गोल्ड ना रख रहे हैं ना निकाल रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मगर मैं पहले विठल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जो गोल्ड ETF है, ये क्या गोल्ड लेके बैठे हुए हैं या गोल्ड फ्यूचर्स में ये खरीद बेच करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो बता रहे हैं? गोल्ड ETF में जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का जो स्ट्रक्चर हमने बात की थी पहले कि इक्विटी ETF के सिनेरियो में जैसे एक इंडेक्स है जिसके अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है, वैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है। और इंडियन यहाँ पे जो रेगुलेशंस है अपने मार्केट में, तो ये फिजिकल गोल्ड वहाँ पे मेंटेन करना होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो उसके लिए वो सर्विसेज लेते हैं कस्टोडियंस की, जिनके वॉल्ट्स में ये गोल्ड फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो इसमें एडवांटेजेस जो इन्वेस्टर्स को होती है इसमें कि फिजिकल गोल्ड होल्ड किए बिना आप सिर्फ यूनिट्स फॉर्म में उसको होल्ड कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड सर्टन जो फिजिकल गोल्ड मेंटेन करने के लिए जो इश्यूज होते हैं, या तो चोरी वाला कोई मामला हो या क्वालिटी वाला कोई इशू हो कि फ़िज़िकल गोल्ड आप लेते हो तो उसमें क्वालिटी वाले कंसर्न्स हो सकते हैं। उसको होल्डिंग करने के लिए आपका जो एक्सपेंसेस या एफर्ट्स लगते हैं, तो वो सारे गोल्ड ETF के माध्यम से दूर हो जाते हैं। कि गोल्ड ETF में एक AMC है जो मैनेज कर रही है ये गोल्ड ETF को। तो जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स हैं जो जाके यहाँ पे नए यूनिट्स क्रिएट करता है गोल्ड ETF के, और उसी मात्रा में उसके एक यूनिट के अगेंस्ट उसी जो इक्विवेलेंट जो गोल्ड होगा वो कस्टोडियन के पास अवेलेबल होता है। सर्टन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि इसका काफ़ी पीरियोडिक बेसिस पे वेरिफिकेशन भी होता है, तो ये पूरी मात्रा से सुरक्षित है। जो ट्रेड भी होता है एक्सचेंज में, जो रियल टाइम या ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से होता है, तो प्राइस में भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो एडिशनल बेनिफिट है। जैसे गोल्ड के यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट शहरों में डिफरेंट रेट हो सकता है, या इवन एक मार्केट में भी रेट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही रेट अवेलेबल है आपको नेशन वाइड, जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम्स है, एक ही रेट जो पब्लिश हो रहा है आपके सामने अवेलेबल होता है, और एक मिनिमम एक यूनिट की मात्रा में भी आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ये एडिशनल एडवांटेज आपको गोल्ड ETF के केस में आपको मिलता है। देखिए, गोल्ड का क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक, हमें रखने का शौक़ है। अगर रखने का शौक़ है तो फिर गोल्ड ETF आपके लिए शायद मुनासिब ना हो, या क्योंकि देखिए असली गोल्ड की फीलिंग तो आपको देगा नहीं कि लॉकर में पड़ा हुआ है। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बनिस्बत कर रहे हैं, और गोल्ड के साथ क्या होता है, जब चढ़ता है तो एक कमोडिटी है, तो कमोडिटी की डायरेक्शन एक साइड पे डायरेक्शन होनी शुरू हो जाती है। जब गिरने शुरू करती है तो कभी कभी दुनिया में कहाँ पर अगर कोई तकलीफ़ हो, जैसे तेल नहीं मिल रहा है, या कोई इराक में तकलीफ़ है, या यूक्रेन में तकलीफ़ है, उससे आप देखेंगे कि गोल्ड की कीमत जो है या तो वहाँ ही रहती है या बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि सेफ्टी किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जोसेफ जी, इसमें थोड़ी सी मैं और क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि गोल्ड ETF में बहुत इंटरेस्ट रहता है। एक ये कि हर ETF जो है वो फिज़िकल गोल्ड लेके बैठा हुआ है, और दूसरा, अगर ये आप गोल्ड ETF खरीदते हैं, ये कीमत कहाँ से पता, मतलब ये गोल्ड की कीमत मार्केट की कीमत से खरीद रहे हैं या कभी डिस्काउंट में खरीदते हैं, प्रीमियम में, कैसे खरीदते हैं गोल्ड? ये जो बाहर गांव में विदेश में जो ETF है उनको ये रूल नहीं है कि तो उसके बैकिंग गोल्ड से होना चाहिए। बट इंडिया में जो है तो उसका रूल है कि तो असली गोल्ड का वो बैकिंग होना ही चाहिए। यही फ़र्क है बाहर का और इंडिया का। उसके वजह से क्या है, इंडिया में जो ETF है वो तो और सुरक्षित होता है। दूसरा चीज़ है कि तो जो जी एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सुरक्षित इस बनिस्बत होता है कि गोल्ड है, मगर ये सुरक्षा नहीं होगी कि अगर कीमतें गिरनी शुरू हो गई तो वो तो मार्केट का करेक्ट वो तो कमोडिटीज़ प्राइसेस जैसे गोल्ड का, तेल का जो भी है वो लॉन्गर साइकिल्स रहता है। वो एक साइकिल शुरू होता है उनका तो गिरावट की, वो तो कंटिन्यू होता है। अभी तो गोल्ड प्राइसेस तो 1800 से अभी तो 1200-250 के बीच में ही घूमते रहता है। सो भाव तो गिर गया है, क्योंकि बाहर गांव में जो स्थिति था वो अभी शांत हो गया है शायद, तो उसके वजह से भाव तो थोड़ा गिर गया है। तो
वही है गोल्ड का. सो गोल्ड का backing of gold, physical gold is required for issue of the ETFs. जी. बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी. डेरिवेटिव जब हम खेलते हैं हम प्राइस मूवमेंट के लिए खेलते हैं. ऑप्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, वो जिंदगी भर के लिए नहीं है. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में करंटली फ्यूचर्स है. ऑप्शन में जो लोग स्पेकुलेट करना चाहते हैं, लगाने में थोड़ा सा, आने में बहुत सारा. समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार. एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार. क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी. शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी. अब मैं थोड़े से और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा. देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सरकार रिफॉर्म लाने वाली है या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको शायद सरकार कुछ बेचेगी या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ऐसे ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेंचमार्क किए हुए हैं या बैंकिंग को बेंचमार्क किए हुए हैं. विठल जी, अगर इस पर आप थोड़ा सा और रोशनी डालें. ये जो जैसे PSU ETF होता है जो पब्लिक सेक्टर, ये फिर से जाके फ्यूचर्स खरीदता है या वो उतने ही स्टॉक खरीद के इसको फिजिकली रखने पड़ते हैं स्टॉक के बनिस्बत जैसे गोल्ड में फिजिकली रखते हैं? यहाँ कोई फ़र्क है या सेम सिस्टम है? आशु जी, इंडिया में जैसे ETF के केस में फिजिकल होल्डिंग रखनी होती है. जैसे अगर ब्रॉडली हम देखें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में एक इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, फिर एक मनी मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है. तो इक्विटी फंड्स में विभिन्न तरह के फंड्स होते हैं जहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस जो है उसको लिंक्ड है, जैसे निफ्टी बेस्ड जो ETFs है. फिर बैंक निफ्टी बेसिस का ETF है जो एक सेक्टरल ETF जिसको कह सकते हैं आप. और जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए जैसे CPSE ETF के माध्यम से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी आया था, तो वो भी जो एक CPSE इंडेक्स है जो उसका बेंचमार्क होगा उसके अगेंस्ट ये ETFs इशू होते हैं. तो सेम CPSE ETF में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है, जो CPSE इंडेक्स जो एक्सचेंज NSE जो पब्लिश करती है, तो उस इंडेक्स के जो स्टॉक्स है, जो 10 चुनिंदा स्टॉक्स है जो गवर्नमेंट की होल्डिंग जिसके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए थे, और उसी प्रोपोर्शन में उसका इन्वेस्टमेंट होता है. तो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स उसी प्रोपोर्शन में होते हैं और उसके अगेंस्ट ये यूनिट इशू होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में. पर इसके वही है कि रेट आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, ट्रेडेबिलिटी होती है, उसको रियल टाइम बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो. जैसे गोल्ड के केस में सुरक्षितता की आप जो बात कर रहे थे कि उसमें ऐसा है कि जो प्योरिटी काफ़ी गारंटीड है कि यहाँ पे जो एक यूनिट जब इशू होता है तो वो एक यूनिट के अगेंस्ट उसका 0.995 प्योरिटी वाला जो गोल्ड वहाँ पे अवेलेबल होगा. रिडम्पशन के टाइम पे आपको एक रेट का एश्योरेंस होता है कि जहाँ पे उसमें रेट में भी काफ़ी डिफरेंट या स्प्रेड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. जो रियल रेट अवेलेबल है एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म्स पे वो इन्वेस्टर को मिल सकता है. जी बस अब इतना ही वक्त है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इशू कौन करता है? मतलब ये म्यूचुअल फंड इशू कर रहा है, ये स्पॉन्सर इशू कर रहा है, मतलब कौन ये स्कीम
निकाल रहा है और लिस्ट कर रहा है। गोपाल जी, अगर इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल देखिए, सकें। इस बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, जो एक कंबाइन करता है ओपन एंडेड इक्विटी फंड और स्टॉक के फीचर्स को। जी। ओके, और ये एक फंड हाउस जो है ऑफर और डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करता है। तो जो भी पैसे, जो भी जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है, भले वो PSU ETF हो या तो आप इंडेक्स ETF हो या गोल्ड ETF हो, तो जो भी पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, उस जब इन यूनिट अलॉट की जाती है, उस दिन उस मात्रा में उस अंडरलाइंग एसेट को खरीद के रख लिया जाता है। और फिर जो होता है, थ्रू अ ब्रोकर जो मार्केट मेकर होता है, वो 2-वे कोड्स प्रोवाइड करता है एक्सचेंज में। ओके, तो उसके थ्रू हर इन्वेस्टर को ETF में एक ब्रोकर अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू वो बाइंग और सेलिंग कर सकता है। प्रवीण अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं इलाहाबाद से। इनके पास एक सवाल था म्यूचुअल फंड्स पे। प्रवीण जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं MNIT इलाहाबाद का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है। सर, अगर एक निवेशक ETF में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है सर? ये बहुत अच्छा सवाल है प्रवीण जी आपका, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करें। विठल जी, डायरेक्टली वो MFSS आपने कहा एक स्क्रीन आती है NSE में, उससे हो सकता है? उसके लिए पहले ब्रोकर के पास जाएं या सीधा NSE के पास आएँ या सीधा म्यूचुअल फंड के पास जाएं? या MFSS प्लेटफॉर्म जो एक्सचेंज का NSE का प्लेटफॉर्म है, उसमें म्यूचुअल फंड जो ओपन एंडेड और अदर म्यूचुअल फंड्स है उसका निवेश किया जा सकता है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए वो जो एक्सचेंज के जो कैश मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू ये अवेलेबल होता है। तो इसका जो एक्सेस जो है आपको, जैसे आपके ब्रोकर के थ्रू आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम जो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू भी आप इसमें तो मतलब अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट हो तो मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट का अगर आपका एक अकाउंट है अगर, तो आप इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में खुद निवेश कर सकते हो या अपने ब्रोकर के थ्रू, और रेट्स रियल टाइम अवेलेबल होती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। जिशन जी भी हैं हमारे साथ, वो भी इलाहाबाद में ही हैं। जिशन जी, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जिशान कुमार है। मैं शंभूनाथ मैनेजमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। सर, अभी आपने हमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताया सर, ये म्यूचुअल फंड कब इंक्रीज़ करता है और कब डिक्रीज करता है सर? इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी सर? देखिए, डेट मार्केट में जो होता है, जो इंटरेस्ट रेट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेट मार्केट में गेन और लॉस होता है। जनरली इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपकी NAV गिरती है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरती है तो आपकी NAV अप्रिशिएट होती है। तो इस तरीके से मार्क टू मार्केट होता है। और जहाँ तक उन्होंने ये जानकारी चाहिए कि उनको NAV कैसे मिलती है, तो हम लोगों का एक दायित्व होता है कि रोज़ रात के 9 बजे तक हमको जो है एमफी को अपनी NAV कंप्यूट करके उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है, एमफी की भी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। साथ में हमको 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करना जरूरी होता है। जी, पौलोमी जी हमारे साथ हैं इलाहाबाद से। उनके पास भी एक म्यूचुअल फंड का सवाल था। पौलोमी जी नमस्कार, फरमाइए। सर, मैं पौलोमी पॉल हूँ। मैं